लाइव आप देख रहे हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास खबर। अमोल कीर्तिकर के बचाव में आए उनके पिता गजानन कीर्तिकर। सांसद गजानन कीर्तिकर बोले, ईडी की कार्रवाई गलत हो रही है। खिचड़ी मामले में ईडी द्वारा हो रही जांच गलत है। इस मामले में ईडी का कोई मामला नहीं बनता है। खिचड़ी मामले में सिर्फ एक व्यवसाय किया गया है, इसकी जांच में कोई स्कैम नजर नहीं आता है। रेगुलर व्यवसाय है, जो भी फायदा हुआ है वह चेक के द्वारा खाते में डाला गया है। गजानन कीर्तिकर ने यह भी कहा है कि संजय मां से लाकर जो शिवसेना का पदाधिकारी है उसने कंपनी फॉर्म किया था, जांच उसकी होनी चाहिए, लेकिन यहां अमोल कीर्तिकर की ईडी जांच कर रही है जो गलत है। संसद ने यह भी बताया कि अमोल कीर्तिकर को 2 बार ईडी ने सम्मन दिया, बुलाया। अमोल कीर्तिकर ईडी के सामने हाजिर हुए। ईडी ने जो दस्तावेज मांगा अमोल कीर्तिकर ने वह सब दस्तावेज दिखाए, लेकिन दूसरी बार फिर ईडी ने वही पेपर मांगा और वही सवाल पूछ रही है। ईडी सिर्फ अमोल कीर्तिकर पर दबाव बना रही है, जबकि अमोल कीर्तिकर पर कोई क्रिमिनल केस नहीं है। यह सब बंद होना चाहिए। देश विकास कर रहा है। मोदी का नारा है कि अब की बार 400 के पार, यह सब बराबर है। बीजेपी ने एनडीए घटक दल बनाया जिसमें सब लोग एक साथ हैं। 400 के पार हो भी जाएगा, लेकिन ऐसे ईडी का दबाव बनाना गलत है। ईडी की जांच पर रोक लगनी चाहिए, क्योंकि जनता को अब ईडी की जांच से चिढ़ होने लगी है। यह गलत मैसेज समाज में जा रहा है। आइए हम देखते हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज पर शिवसेना सांसद एकनाथ शिंदे गुट के गजानन कीर्तिकर ने ईडी मामले में क्या कुछ कहा। उत्तर पश्चिम मधून बहुमताचा उमेदवार अमोल कीर्तिकर आहे आणि उत्तर पश्चिम मधून आमच्या युतीचा शिवसेनेचा उमेदवार लवकरच जाहीर होणार आणि त्या उमेदवारासाठी सर्व ताकदीने उभं राहून या भागातला विद्यमान खासदार म्हणून माझ्या पक्षाने दिलेला उमेदवार विजय करण्याच्या दृष्टीने माझं सर्वस्वी म्हणायला लावलं हा एक स्पष्ट करतो. 25 वर्ष युतीमधून निवडणूक लढली गेली. लोकसभा 2009, 2014 आणि 19 तिन्ही वेळेला शिवसेना, भाजप आणि युती त्यावेळेला राष्ट्रवादी नव्हती. त्या युतीतून मी खासदार झालोय याची मला जाणीव आहे. त्यामुळे युती धर्म जो आहे हा पूर्णपणे मी माझ्या कार्यकालामध्ये पाळलेला आहे. निवडणुकीच्या प्रचाराच्या वेळेला सुद्धा पाळलेला. मी 10 वर्ष खासदार दिल्लीला असताना फार महत्वाची सिद्धांतर त्या दिल्लीमध्ये निवडून मला 170 केला बटवलं, 35 केला जीएसटी आणलं, ट्रिपल तलाक ठेवलं, राम मंदिर बनवलं. त्याचप्रमाणे G20चं अध्यक्षपद आंतरराष्ट्रीय सन्मान देशाला मिळवण्याचं काम मोदी साहेबांनी केलं. आपली दंडसंहिता आहे, इंडियन पेनल कोड, त्याच्यामध्ये सुद्धा कायद्याची सुधारणा केली. त्याचबरोबर आपले मुस्लिम देश आहेत बाजूचे, पाकिस्तान, बांगलादेश, अफगाणिस्तान, इकडे असणारे ऑपरेस मायनॉरिटी जे आहेत, हिंदू आहेत, शीख आहेत, अदर दॅन मुस्लिम, त्यांना भारतात आल्यानंतर नागरिकत्व बहाल मिळावं म्हणून सिटीजन अमेंडमेंट ऍक्ट त्या ठिकाणी मंजूर झालेला, त्याच्यामध्ये सहभागी व्हायला संधी मला पार्लमेंटमध्ये मिळाली. आता ही जी निवडणूक आहे 24
मोदी साहेबांचा कार्यकाल 10 वर्षाचा संपल्यानंतर आणि साहजिकच हिंदू धर्मासाठी, सनातन धर्मासाठी वर्षानुवर्ष या हिंदूंवरती होणारं आक्रमण, 250 वर्षाचं मोठे आक्रमण, 150 वर्षाचं ब्रिटिशांची राजवट, त्यानंतर स्वतःचं सरकार 75 वर्ष, या सगळ्या कालावधीमध्ये हिंदू आणि सनातन धर्मासाठी अत्यंत तळमळीने आणि प्रामाणिकपणे मोदी साहेबांनी काम केलेलं आहे, ते मी जवळून बघितलं. त्यामुळे मोदीच पुन्हा पंतप्रधान व्हावेत ही भावना या देशामध्ये या हिंदूंचा छळवाद जो झाला गेल्या 500 वर्षात, त्याच्यामध्ये राम मंदिर हा एक विषय आहेच. चांगल्या तऱ्हेची कॉरिडॉर बनवली गेली आहेत काशीला वगैरे. या सगळ्या गोष्टीसाठी आमची मनोमन इच्छा आहे की मोदी येणाऱ्या आणखीन 5 काय 10 वर्ष हे भारताचे पंतप्रधान राहावे, त्यांनी नेतृत्व करावं. आता प्रश्न असा आहे की देशातली जनता पूर्णपणे मोदींच्या पाठीमागे उभी राहणार आहे भविष्य निवडून. हे सगळं सत्य असलं तरी आज 405चा नारा जो लावलाय, तो नारा त्याच्यामध्ये कुठे असा दर्प येता कामा नये. दर्प जो आहे हा मोदी किंवा शहांचा नाहीये. या ठिकाणच्या भाजपचं युनिट आहे राज्याचं. तिकडचे कार्यकर्ते काही प्रमाणात अशा पद्धतीने वागतात, ते चुकीचं आहे. ते मी माझ्या एका मुलाखतीमध्ये मी अधोरेखित केले. दुसरं म्हणजे की आज रामदास आठवले यांची आंबेडकरी जनता ही युतीला मतदान करते. रामदास आठवलेचा एकही उमेदवार निघणार नाही, परंतु युतीला आंबेडकरी जनता मतदान करते. पण युती आहे म्हणून रामदास आठवले या युतीसोबत आहेत म्हणून त्यांचा सुद्धा काही खारीचा वाटा आहे, त्यांची सुद्धा व्होट बँक आहे. त्याचप्रमाणे शिवसेना एकनाथ शिंदे जे नेतृत्व करतात, या शिवसेनेची सुद्धा व्होट बँक या महाराष्ट्रात आहे. बाळासाहेबांनी हिंदुत्व, राष्ट्रीयत्व, आक्रमकता, मराठी माणसांचा सर्वांगीण विकास हे विचार त्यांच्या काळात पेरले. या विचाराने प्रेरित झालेले असंख्य गावकरी, तरुण आज देखील महाराष्ट्राच्या खेड्यापाड्यात आहेत, जिल्ह्यामध्ये आहेत. त्यामुळे शिवसेनेची फार मोठी व्होट बँक या महाराष्ट्रामध्ये आहे. आणि आम्ही युतीसोबत असल्यामुळे त्या व्होट बँकेचा फायदा या महाराष्ट्रात जी निवडणूक होते, उद्या विधानसभेची होईल, आता लोकसभेची आहे, त्याचा फार मोठा फायदा या युतीच्या उमेदवारांना जिंकण्यासाठी होतो. ही वस्तुस्थिती आहे आणि ही मी माझ्या बोलण्यामधून नेहमी अधोरेखित करत आलेले आहे. आता ईडी लेकिन ये बंटवारा की जो बात है, ये तो 4 पार्टी 7 में ये बंटवारा करना, ये दिक्कतें रहती है, मुझे मालूम है. बहुत सीरियस मैंने ये बंटवारा काम देखा है कि इजी काम नहीं है. वो तो ऐसा नहीं कि इसमें गलत है, जानबूझकर डिले करते, ऐसा नहीं है. तो हो जाएगा एक न एक. अभी आघाड़ी का हो गया, युति का बात है तो हो जाएगा. दो सीटों पर जो उम्मीदवार नहीं थे
वो बदलने की नौबत आई। आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं अन्याय किया जा रहा है चुनाव पर? मैंने उम्मीदवार बदलने का अधिकार पार्टी को देता है। इतना समझिए 3 जगह उम्मीदवार बदलने की कोई राय है कि उनकी हम लोग समर्थन किया ये बदल, ऐसा नहीं कि हम लोग वापस अभी कुल मिला के 13 लोग आए थे, 13 में से 9 तो डिक्लेयर किया, 9 में से 3 उम्मीदवार बदली किया गया। अभी बाकी बचे जितने 13 अगर गिने तो 4 बच गए, तो 4 का समझो कि सेटलमेंट हो जाएगा। ऐसा नहीं कि 4 मिलेंगे नहीं। पारंपरिक तरीके से चुनाव 22 सीटों पर 22 तो लड़े थे, 26 बीजेपी लड़ी थी, वो 23 आ गए, हम लोग 18 आ गए, कुल मिला के हम लोग 41 थे लास्ट कांग्रेस के इलेक्शन में। अभी एक पार्टनर आ गया, उसके लिए तो देना पड़ेगा राष्ट्रवादी को, उसको भी 6-7 सीट देने पड़ेगी, तो 22 नहीं देगा, कम हो जाएगा। मैंने बीजेपी समझो कि मेरा ख्याल ऐसा है कि बीजेपी जानबूझकर अपना आंकड़ा बढ़ा देगी, जो इलेक्टिव मेरिट जो है वो भी टूटना चाहता है। इलेक्टिव मेरिट किसको कहते हैं? क्योंकि जितना है 45 तक पार करना है महाराष्ट्र में, तो उसके लिए ये नियोजन चल रहा है। ऐसे जानबूझकर दबाने का काम नहीं होता है। क्या आपको लगता है कि ये गलत है, ईडी की कार्रवाई गलत है। ईडी की कार्रवाई लागू ही नहीं होती, ये स्कैम नहीं है। मैं बोला ये बिजनेस रेगुलर हिंदुस्तान में और महाराष्ट्र में, मुंबई में, अपने एरिया में जो बिजनेस चलता है वो बिजनेस एक था खिचड़ी सप्लाई करने का वेंडर। ये जो वेंडर होते थे अपने जम्बो हॉस्पिटल के लिए, तो 4, 5, 7, 8 किस्म के वेंडर थे, उसमें से खिचड़ी सप्लाई, और खिचड़ी सप्लाई वो लोग करते थे सार्वजनिक स्तर के ऊपर, सामाजिक स्तर के ऊपर। लेकिन जब ये जम्बो की कल्पना आ गई तो बोले कि अगर ये अभी जम्बो को खिचड़ी सप्लाई करना है तो ये कंपनी फॉर्म किया संजय मार्शल कर, उसका कोई अमोल पार्टनर नहीं है। हमारा सूरज चौहान जो आज जेल में है वो भी पार्टनर है। ये रेगुलर बिजनेस है, देश में बिजनेस चलता है वैसा बिजनेस में तो प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट के लिए बिजनेस करते हैं सब लोग। प्रॉफिट के बाद बंटवारा होता है प्रॉफिट का, उनका मानर मिल गया, रेम्यूनरेशन चेक से मिल गया, बैंक में डाला, इनकम टैक्स पे लोड हो गया, मनी लॉन्ड्रिंग नहीं, स्कैम नहीं, एक प्रॉपर देश भर में जो बिजनेस चलता है वही बिजनेस किया ये कंपनी ने। और अमोल तो उसका पार्टनर रहता, सूरज भी नहीं था, मालिक भी नहीं थे, सप्लाई चेन में काम करता था। सप्लाई चेन में काम करना कितना कठिन था उस समय, कोविड के समय, तो भी काम करता था। उसका प्रॉफिट मिलने के बाद संजय मार्शल करते हैं, उसका मुनाफा जो मिला उसका रेम्यूनरेशन उसको दे दिया, और ये चेक से आया, बैंक में चला गया और इनकम टैक्स के ऊपर लोड हुआ गया। बावजूद उसके स्पीकर हो या तो सूरज चौहान हो, उनकी इंक्वायरी संजय मार्शल पर कोई इंक्वायरी नहीं, ना उन्हें सबूत दिया है। तो ये सूत्रधार है, उन्हें फॉर्म किसने किया? संजय मार्शल इसकी तस्वीर किधर पकाई, कैसी तैयार की, क्या रेट लगाया था, क्या कॉन्ट्रैक्ट था, क्या टेंडर था, ऐसा सप्लाई चेन स्टैब्लिश किया, ये सब इंफॉर्मेशन संजय मार्शल तक से लेना चाहिए था, वो लेते नहीं है। वो आपकी शिवसेना के पदाधिकारी, वो शिवसेना के पदाधिकारी है। आप मांग कर रहे हैं कि
मैं देखो कि मैं इंक्वायरी की जरूरत नहीं है, मेरा कहना इंक्वायरी की जरूरत नहीं है उसको। इनकी चालू है तो रोक दो और किसी और की इंक्वायरी की जरूरत नहीं। कौन है आपको क्या लगता है कौन है कौन सी की वो कार्रवाइयाँ हो रही है? ईडी का आप बोलिए, आप बोलिए, मेरे मुंह से क्यों सुन? अरे आप बोलिए ना, आप पत्रकार है ना मुझसे। वो क्रिटिकल को 2 बार ईडी ने समझ किया, 2 बार पूछताछ की। आपने कहा कि दोनों बार वही सवाल पूछे गए जबकि इंक्वायरी वही तो बात है ना, इंक्वायरी में एक तो ये इंक्वायरी कस्टोडियल इंक्वायरी नहीं होती, ये क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है, समझा कि नहीं। दूसरी बात, ये इंक्वायरी कागजात की होती है, पूरे कागजात दिखाए। कल हो गई अमोलवरती व सुरज चव्हाणवरती किसबीच्या संदर्भात त्यांच्यावरती आरोप आहे। आपल्याला माहिती आहे देशामध्ये व्यवसाय चालतो, देशामध्ये वेंडर्स असतात। करोना आला, जम्बो हॉस्पिटलची कल्पना आली, सर्व काही तात्काळ हवं होतं। जम्बो हॉस्पिटलला डॉक्टर, नर्स, मेडिकल स्टाफ, मेडिकल इक्विपमेंट, बेड, बेडशीट, स्वच्छता, सगळ्या गोष्टीची गरज होती। ते पटापट गरज होती, ती गरज भागवण्यासाठी पुष्कळसे व्हेंडर्स आले। त्याच्यापैकी रुग्णांना खाऊ घालण्यासाठी खिचडी हे सुद्धा व्हेंडरची गरज होती। संजय माशेलकर जे आहेत त्यांनी ती कंपनी स्थापन केली। संजय माशेलकर आमचे शिवसेनेचे सचिव आहेत, त्यांच्या जोडीला सुरज चव्हाण अमोल सप्लाय चेन मध्ये मदत करत होते। करोनाच्या काळामध्ये अशा तऱ्हेचं साहित्य देणं, खिचडी देणं, सप्लाय चेन मध्ये काम करणं तसं धोकादायक होतं, परंतु एक सामाजिक भावनेतून व्यवसाय बाजूला ठेवून हे केलेलं आहे। ही जी कंपनी स्थापन आहे संजय माशेलकरची, त्याच्यामध्ये अमोल काय, सूरज काय भागीदार नाहीत, मालक नाहीत, परंतु सप्लाय चेन मध्ये त्यांनी जीवावर उदार होऊन काम केलं। त्या कंपनीला साहजिक तो धंदा होता त्यांचा, त्याला प्रॉफिट झाला आणि प्रॉफिट झाल्यानंतर त्याला मानधन म्हणतात किंवा रिम्युनरेशन म्हणतात, ते अमोलला, सूरज चव्हाणला मिळालं। चेकने ते पैसे बँकेत टाकले, त्याच्यावरती इन्कम टॅक्स देखील लोड झाला। त्याच्यामध्ये मनी लॉन्ड्रिंग नाही, त्याच्यामध्ये फसगत नाही। या सगळ्या गोष्टी ज्या आहेत ते सर्वसाधारण देशात, महाराष्ट्रात, मुंबईत जे बिझनेस चालतात त्यापैकी तो एक बिझनेस होता। कळलं की नाही। याच्यामध्ये स्कॅम वगैरे जे म्हटलं जातं ते एकदम चुकीचं आहे आणि या संदर्भात सगळी कागदपत्र याचा पूर्ण तपास केलेला ईडी अधिकारी, पूर्ण तपास केलेला। बरं, हा काही क्रिमिनल ऑफेन्स नाहीये, याला कस्टोडियल इन्क्वायरीची गरज नाही, परंतु सतत डोक्यावरती टेन्शन ठेवायचं, अटक केली जाईल, सतत बोलवलं जायचं। आता परवा त्याला बोलवलं, जे मागच्या वेळेला विचारलं तेच परत विचारलं, तीच कागदपत्र तपासली। इन्क्वायरी संपलेली आहे खरं म्हणजे, पण इन्क्वायरी करत राहत आहेत, टेन्शन देण्याचं काम चालतं। म्हणून म्हटलं हे सगळे प्रयोग बंद करा अशी माझी विनंती आहे।